हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं चंदन प्रजापति और आप लोग को हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल से कर रहा हूं। तो आइए आप लोग के बीच में आप लोग के चहेते जाने माने चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु, एक केमिस्ट्री से लेकर के आया हूँ। वैसे नाम तो धातु और अधातु है नहीं, लेकिन लोग इसका नाम धातु और अधातु इसलिए रख दिए हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें पढ़ना है, धातु और अधातु उपधातु। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है तत्व, और तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जो हैं 3 प्रकार के। अभी तक संसार में पूरा 118 तत्व पाए गए हैं, 118 तत्व पाए गए हैं, जिसमें से धातु हैं, अधातु हैं और उपधातु हैं। तो बंधु, हम बारी बारी से धातु, अधातु और उपधातु के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें। थोड़ा सा मैं इसमें हार्ड लेवल का डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आप सभी जहाँ भी पढ़े होंगे वहाँ ये पढ़े ही होंगे कि धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है, धातु में चमक होती है, धातु आघात वर्धन्य होता है। ये सब बातें तो आप लोग पढ़े ही होंगे। आ रही बात समझ में? अधातु में क्या है? अधातु विद्युत का कुचालक होता है, अधातु को पीटने पर चूर हो जाता है, अधातु आघात वर्धन्य नहीं होता है, अधातु तन्य नहीं होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। ये सब तो पढ़े ही होंगे। अरे बात समझ में? उपधातु क्या है? जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण काम करे, वो क्या है? उपधातु है, मेटालॉयड है। तो थोड़ा सा आज हम हट करके पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको कहेगा बताओ जी कि धातु का प्रॉपर्टी क्या है। इसे 10 क्लास में यदि पढ़ेंगे तो आपसे पूछेगा धातु अधातु में अंतर स्पष्ट करें, धातु अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो कैसे लिख देंगे? एक तरफ लिख देंगे धातु और एक तरफ लिख देंगे अधातु। तो मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, क्योंकि मैं आगे इसका लेवल में जाऊँगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? धातु में चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, धातु क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या है? अधातु कुचालक होता है। ये धातु जो ऊष्मा का भी सुचालक होता है, अधातु ऊष्मा का कुचालक और सुचालक दोनों होता है। ठीक है, अब देखो, धातु आघात वर्धन्य होती है, यह आघात वर्धन नहीं होता है। इसको पीटने पर टन टन या ठन ठन की आवाज़ आती है। ये चूर चूर हो जाता है। अरे बात समझ में? तो ये सारी बातें हैं जो कि आपके छोटे क्लास में पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे ऐसा नहीं सवाल पूछे जाएंगे, बल्कि कैसा सवाल पूछे जाएंगे कि बताओ इनमें से, जिससे कैसे लिख देगा, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, नियॉन, नाइट्रोजन, ये सब लिख देगा। अब पूछेगा ना, बताओ इनमें से कौन धातु है, कौन अधातु है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ हो जाते हैं, इसको कैसे हम पहचानेंगे? तो हमारे साथ आप लोग बने रहें। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग बने रहें और इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं आप लोग के बीच में। हाँ तो फ्रेंड आइए, थोड़ा सा हम इरेज कर दिए, साफ हो गया बोर्ड। अब समझिएगा कि कैसे मतलब कि हम पहचानेंगे कि धातु है अधातु है। जैसे कि कुछ आपको लिख देता है, यहाँ पे हम लिखे भी थे, उसको भी मिटा दिए। जैसे सोडियम लिख दिया, ठीक है, पोटेशियम लिख दिया, फास्फोरस लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, बहुत सारा चीज़ जो भी हो। कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो समझिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। थोड़ा सा एक ऑर्बिट बनाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से। अब इसको बनाने का मेरा कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अलग चैप्टर है। इसको मैं धातु अधातु से रिलेट करके सिर्फ इसको बताने के लिए थोड़ा सा बना दिया हूँ। एक फार्मूला आप याद रखोगे, 2n²। क्या? 2n²। ठीक है, KLMN, जैसे इसका कक्षा का नाम होता है KLMN, तो यहाँ पे लिखेंगे KLMN, और सभी जगह पे ना हम 2n² फार्मूला को रखेंगे।
तो यहाँ पे लिखो इसका नंबर ऑफ मतलब किसका परमाणु क्रमांक 1 2 3 4, ठीक है। तो 2n स्क्वायर है 2 एन नंबर ऑफ के, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे एल है तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो 2 है तो 2n स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 4 दूना 8। फिर यहाँ पे 2n स्क्वायर, पहले फार्मूला के तो 2 लिखबे करेंगे, एन की जगह पे 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 3 जा 9 2 जा 18। फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे सॉरी पहले फार्मूला वाला 2 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 2n स्क्वायर का 2 हो गया, एन फिर नंबर 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 16 दूना 32, तो 2 8 18 32, के में 2, एल में क्या है 8, फिर एन 18 और 32। ये जो है ना आपको क्या करेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में ये सहायता करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में सहायता करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैं सोडियम लिखा हूँ, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोग कह दो क्या होता है, बोलो 11 होता है ना 11। अब हम 11 लाने के लिए इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 11 लाने के लिए, तो सबसे शुरू में क्या है 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद में 8 है तो 8 लिख दिए, तो जोड़ते भी चलेंगे, तो 8 2 10, 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, मुझे चाहिए क्या 11 है ना, तो 8 2 10 हो गया, तो बचा कितना 11 में 1, तो 1 लिख दिए। क्यों नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट कीजिए, बोलिए। अब देखिए पोटेशियम 19 लिखा है, पोटेशियम 19, पोटेशियम के इसका 19 होता है परमाणु संख्या, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बोलें कि 2 लिख दीजिए, फिर 8 लिख दीजिए, तो 2 8 10 हो गया। तो अब की बार क्या लिखोगे 18 लिखोगे, आप ही बोलोगे ना कि 2 लिखो 8 लिखो फिर 18 लिखो, तो आप ये भी ध्यान दो कि 8 2 10 हो गया, 10 18 कितना 28 हो गया ना, लेकिन मुझे चाहिए 19 ही चाहिए था ना, तो 19 चाहिए था, तो ये तो पक्का बात है कि नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो 2 8 10, अभी 9 चाहिए, तो 9 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, या तो 8 लिखेंगे, या फिर 8 से ज़्यादा लिखेंगे, या फिर 8 से कम लिखेंगे, तो फिर हम एक और 8 देंगे, तो 2 8 8 यानी कितना 18, 8 2 10 18, फिर बचा क्या 1 19। आया बात समझ में। यहाँ पे देखिए फास्फोरस, क्या है फास्फोरस, आप लोग बताएंगे फास्फोरस का क्या होता है, लिखिए, कोई आप खुद से लिखिए, लिख रहे हैं, चलिए क्लोरीन का लिख देता हूँ मैं। क्लोरीन का क्या होता है 17, तो क्लोरीन 17, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 8 10 10 में 7 17, 8 2 10 10 7 17। और नाइट्रोजन का क्या होता है, बोलिए, बोलो ना जी, 7 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह 7 भी रखो हाथ पे, तो इसका 7 होता है। तो बोलो कैसे लिखोगे 2, अब देखो जी यहाँ पे हमको 7 ही है, तो सबसे पहले तो 2 लिख दिए, अब दूसरा का हमको 8 लिखना है, तो क्या हम 8 लिखेंगे तो 7 से ज़्यादा 8 2 10 ना हो जाएगा, तो हमको कम लिखना है। तो कम लिखने के लिए क्या करेंगे कि 2 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, तो बोलेंगे 5 जोड़ दीजिए ना 5। क्या नहीं समझ में आया, बोलिए। अब देखिए इसको लिखने का मेरा मकसद ये हुआ, इसको पहचानने का। अब धातु अधातु में ये तो लिखने के लिए सिखा दिए, अब धातु किससे कहेंगे, आधातु किसे कहेंगे, उपधातु किसे कहेंगे। हम देखिए कुछ लिखते हैं, जिसके वाहितम कक्षा में, जिसके वाहितम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये होगा धातु। जिसके वाहितम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या होगा धातु। फिर देखिए जिसके वाहितम कक्षा में 5 6 7 8, जिसके वाहितम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसको कहेंगे क्या बोलेंगे अधातु। अधातु। और जिसके वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि 1 2 3 लिखें, 4 वहाँ भी नहीं लिखें, 4 यहाँ भी नहीं लिखें, तो 4 आ गया। तो जिसके वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे कहेंगे उपधातु। क्या कहेंगे उपधातु। क्या कहेंगे उपधातु, लिख लीजिए इसको उपधातु। क्या बोलेंगे बोलिए
क्या कहेंगे? उपधातु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं समझ में आता है फिर भी बोलिए, कुछ तो उपाय होगा। चलिए बहुत अच्छा। अभी देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है, जिसको हम बहुत अच्छा से डिस्कशन करेंगे, इसका हार्ड लेवल का। अभी तो हम लोग लेवल कम पढ़ रहे थे, छोटा छोटा चीज़ों को समझ रहे थे। अब इससे बहुत अच्छा अच्छा चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत सा कहेगा निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तब विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है किसका? क्लोरीन का। कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तब द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है आप लोग जानते भी हैं? पारा। कौन सा ऐसा अधातु है, कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। सबसे तन्य धातु क्या है? सोना। सबसे तन्य धातु क्या है? सोना। घातवर्धन या तन्य? सोना। फिर आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा जी, बताइए कि कौन सा तत्व, तत्व जैसे कहे तो आपको माइंड में चलना चाहिए, धातु अधातु उपधातु सारा। कौन सा तत्व जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो आंसर क्या? कौन सा तत्व ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? आंसर हो गया कौन सी? अधातु। अधातु, अधातु जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। कहीं पे दिक्कत है तो पूछिए, हमसे बताएंगे। पूछिए, या फिर हम आगे बढ़ते हैं। जवाब चाहिए आप लोग का, यस नो? आगे बढ़ें? सारा के ये सारा है। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए फ्रेंड, आइए देखिए, ये अलग सा टॉपिक लिखा हूँ, धातु अधातु के अंतर्गत आता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण को अलग करने की विधियाँ की विधि। मिश्रण को अलग करने की विधि क्या होता है समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कुछ है, कुछ क्या है, चावल है, चावल है और उसमें आप कंकड़ मिला दिए। तो कंकड़ को अलग करना, मिश्रण से चावल और कंकड़ मिल गया तो मिश्रण हो गया। अब मिश्रण को अलग करना उसी को सीखेंगे कि चावल से हम कंकड़ अलग कैसे करेंगे, तो चून चून करके फेंक दें, चूनन विधि से अलग कर देंगे। तो कीचड़ है, कीचड़ है, कीचड़ में पानी है, तो कीचड़ से हम पानी को अलग करेंगे तो किस विधि से? तो क्या करेंगे कि फिल्ट्रेशन करेंगे, छान देंगे, छान देंगे तो कीचड़ ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो इसी विधि को थोड़ा समझानेंगे और कुछ अवस्था परिवर्तन को भी देखेंगे। तो अवस्था परिवर्तन को इससे कि मान के चलिए कि वाष्प है, पूरा आसमान में वाष्प है, अब वाष्प जो है धीरे धीरे पानी बन रहा है, पानी, तो किस विधि से? तो संघनन विधि से। वाष्प ऊपर, जैसे कि पानी है, अब वाष्प बनकर उड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्प विधि से। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। और ये सब जो इजी लेवल है उसको हम नहीं लिखें, थोड़ा सा हार्ड लेवल लिखें। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाए नहीं, बने रहे, ये सब को कॉपी में जरूर लिखें। तो आइए सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? यही सवाल आया था मेरे मित्र, पंकिल जल से। तो सबसे पहले समझना क्या है पंकिल जल क्या होता है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? जल है और पंकिल जल है, तब पंकिल जल का मतलब होता है कीचड़। ये बात आपको समझना पड़ेगा, कीचड़। तो कह रहा है कि जल को कीचड़ से कौन सा विधि मतलब अलग करेगी? अब समझ में आप लोग को आ गया होगा। ऑप्शन, पृथककारी विधि या फनेल विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि, निस्यंदन विधि। तो आपका आंसर होगा निस्यंदन विधि। आप नहीं जानते हो निस्यंदन मीन्स क्या होता है? निस्यंदन हिंदी लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश होता है फिल्ट्रेशन। अरे बात समझ में, फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करेंगे, यानी कि पानी को क्या करेंगे, और कीचड़ वाला पानी को फिल्टर करेंगे तो कीचड़ ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो ये दोनों वर्ड को समझना पड़ेगा। पंकिल जल मीन्स होता है कीचड़ और निस्यंदन मीन्स होता है फिल्ट्रेशन। बाकी सवाल इजी था, वर्ड दे करके हार्ड कर दिया। ठीक है,
जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन का मतलब क्या होता है ये भी देखिए, थोड़ा सा शोधन लिख के हार्ड कर दिया। शोधन का मतलब होता है शुद्ध। जब हम शुद्ध करते हैं जल को, जिससे समुद्र से जल को लाए हैं, नमक मिला हुआ है और उस जल को हम पीने योग्य बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे? आपके पास ऑप्शन प्रासरण, विपरीत प्रासरण, साइटोलिसिस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? विपरीत प्रासरण। विपरीत प्रासरण से जल शुद्ध होता है। आप याद रखेंगे कि जल शोधन प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत प्रासरण। किसका बंधु? सही बोल रहे हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया VVI क्वेश्चन काफ़ी शानदार, जानदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बार बार पूछता भी है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पानी है, पानी से कि पानी जब भी बनता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक होता है, H2O, जल का आप लोग सूत्र भी जानते हैं। तो पानी से हम हाइड्रोजन को निकालना चाहेंगे, ये हाइड्रोजन तुम निकल जाओ भाई, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करेंगे। कौन सी प्रक्रिया? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। अब आ गया ये, इसको लिखे है ना ठोस, ये सारा चीज ठोस लिखा हुआ है, ठीक। और ठोस लिखा हुआ है, ठोस का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ, अमोनिया क्लोराइड है, नेप्थलीन है, कपूर है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, आयोडीन है। ये क्या होता है समझते हैं आप लोग? बोलिए। ये ऊर्ध्वर पात करता है, डेट मीन्स ठोस अवस्था में रहता है और डायरेक्ट गैस में चला जाता है। तो सवाल आपसे इसी से पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ठोस तत्व है जो, या ठोस पदार्थ है जो क्या ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है। धैल मतलब कि ठोस रखा रखा डायरेक्ट गैस में बन गया, उड़ने लगा गैस बन करके। तो क्या है बोलिए? तो आप लोग एक आंसर आप लोग जानते होंगे बच्चा से, कपूर। कपूर को जब आप देखो घर के छत पे रख दो तो कपूर क्या धैल रहेगा, रखा रहेगा, रखा रखा उड़ जाएगा सारा गैस बन करके, कपूर खत्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो एक आप लोग जानते हो और ये बार बार पूछा भी जाता है। अब इससे रिलेटेड देखिए इतना सारा है, तो आपको 3 ही याद रखना है। एक अमोनिया क्लोराइड है, एक नेप्थलीन है। देखिए अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो कि ठोस अवस्था में रहता है फिर डायरेक्ट गैस अवस्था में चला जाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड है ये भी, और आयोडीन भी, ठीक है। तो 3 आपको ज़्यादा VVI है जिसपे मैं स्टार लगाता हूँ। ये 3 बहुत बार आपको सवाल में देखने को मिलेंगे। इसमें से कहेंगे कौन बताया कि ठोस से डायरेक्ट ऊर्ध्वर पार करता नहीं गैस अवस्था में बदल जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर। अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर। अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयोडीन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब देखिए बिलियन। अब इसके बाद में एक फिर टॉपिक बिलियन बताता हूँ। बिलियन क्या होता है? बिलियन, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहें। इसको थोड़ा सा आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स आइए, एक छोटा सा टॉपिक देखिए बिलियन। हालांकि ये धातु अधातु से अलग है, जो मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा धातु अधातु से अलग है, लेकिन ये धातु अधातु के पास में इसको पढ़ना है। और छोटा छोटा टॉपिक है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो क्या बनाऊँ, एक ही वीडियो में सारा को कवर कर देता हूँ। धातु अधातु हो गया, फिर मिश्रण को अलग किस विधि से करेंगे, और बिलियन। बिलियन क्या होता है? सबसे पहले इसका देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं डिफिनेशन भी, कि 2 या 2 से अधिक, 2 हो या फिर 2 से अधिक पदार्थ हो, ठीक है, को एक सजातीय मिश्रण को बिलियन कहा जाता है, ठीक है। सजातीय मिश्रण मतलब कि 2 पदार्थ ऐसा हो और कि दोनों एक दूसरे में खूब अच्छा से घुल जाए, सजातीय मिश्रण, यानी कि उसको हम बिलियन कहेंगे। जैसे चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी क्या दोनों सजातीय मिश्रण है, ठीक है। नमक प्लस पानी, तो एक होता है बिलियन और एक होता है विलायक, एक होता है विलायक। तो देखिए इसका फार्मूला, एक इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए इसका फार्मूला हम पहले लिख दिए कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है विलीय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक प्लस बिलियन। कौची में बिलियन होना चाहिए? ग्राम में, गुना 100, ठीक है। तब विलेय
अब विलायक क्या होता है? देखो, जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ किसी चीज को अपने में घुला लेता है उसे हम विलायक कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे चीनी है, तो चीनियाई जो है ये पनिया में घुलबे न करेगा, तो चीनी घुलने वाला है तो विलेय है। आ पनियाई जो है, पानी वाटर, ये चीनी के घुलाने वाला है, क्या हो जाएगा? विलायक। अब यहाँ पे मैं 2 न्यूमेरिकल लिखा हूँ, ये 2 काफ़ी है इससे, ठीक है। 150 ग्राम पानी, अरे 2 बार पानी लिख दी। 150 ग्राम पानी में 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए गए विलयन में मास, मैंने द्रव्यमान, इंग्लिश में मास नहीं बोला, द्रव्यमान के मास प्रतिशत के जरिए मास के द्रव्यमान का सांद्रता क्या होगा? ठीक है, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी, देखो पानी है 150 ग्राम और चीनी है 50 ग्राम, घोल कर एक विलयन बनाया गया है। तब बताइए कि मास प्रतिशत के जरिए मास का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, यानी द्रव्यमान सांद्रता क्या होगा? तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, मतलब विलेय जो उसमें घुलेगा, तो चीनी न घुलेगा, तो चीनी लिख दो ऊपर, बटा विलायक प्लस विलयन, विलायक यानी कि घुलाएगा, पानी घुलाएगा, तो 150 और प्लस विलयन मतलब विलयी है, मतलब जाके जो घुलेगा, कितना? 50 गुना 100। चलिए आइए इसको क्या करेंगे जी, लिख दो 50 बटा 100, 200 गुना 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य घट गया, 25 दूना 50, 25%। आपका आंसर कहाँ है? बी में है। देखिए आया बात समझ में? क्या हम बोले कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक प्लस विलयन, विलयनमाई होना चाहिए ग्राम में, तो विलयनमाई दे ले 50 ग्राम में, ठीक है, गुना 100। ठीक है, आया बात समझ में जी? तो आप लोग को लग रहा होगा एगो बात कि विलयन हम उसे कहते हैं जो 2 घुल के तैयार होता है, तो ये विलायक में हम विलय को जो विलयन होता है ना, इसको विलय भी कहते हैं। तो विलायक जोड़ विलय, विलायक जोड़ यहाँ पे विलय, यहाँ पे विलय भी लिख सकते हैं, विलय, और जब ये दोनों घुल जाएगा तो इसको विलयन बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट ये देखिए, 1 विलयन में पानी 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, विलेय का द्रव्यमान, तो क्या है विलय होल, 32 ग्राम नमक हुआ, तो 32 ग्राम बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का है मतलब विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक यानी 320 प्लस 32, तो 352 गुना 100। ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए आप लोग, 3200 हो जाएगा बटा 352, तो कितना बार में कटेगा? 9 तिया 27, 9 10 बार लगेंगे, 10 तिया 30, 5 तिया 50, 5 ज़्यादा हो जाता है, 9 बार में आसपास लग रहा है, 3 है और 3 नंबर 27 यानी हम 32 से 27 आसपास आ रहे हैं, 9 बार में लग रहा है। तो ऑप्शन देखिए 9 वाला कोई है तो ऑप्शन सी है, 9.09%, बाकी पूरा भाग दे लीजिए। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था विलयन। ठीक है, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में लिख सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चले बंधु आए और ये लास्ट टॉपिक करते हैं, इसके बाद हम अगला वीडियो कर लेंगे। यह है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। इसमें आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात होता है समझिएगा, इसको AMU से सूचित करते हैं, यूनिट यानी यू से भी इसका संकेत दिया जाता है, AMU। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान से सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो सबसे पहली बात यह है ना बंधु कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, तो SO2 में आपको पता करना है
कि S का परमाणु संख्या कितना है, तो 16 है, ठीक है। तो इसको दोगुना कर दीजिए, ठीक, फिर जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन कितना है, 8 है, तो 8 इसको भी दोगुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, फिर इसका होल टू कीजिए, तो 16 दूना 32 प्लस 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 32 64। ये लीजिए आपका आंसर आ गया बी, ठीक है। अरे बात समझ में। जल H2O, इसमें जल का क्या है, तो बोलिए जल का, तो H2O, तो H2O हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो 1 गुना 2, ठीक, प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 8, तो 8 दूना 16, 16 तो 16 2 18, 18 कहीं पे है, यह लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम CaO, कैल्शियम का होता है 20, तो 20 दूना 40, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 दूना 16, 40 16 56। देखिए कहाँ, यहाँ पे है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है, ओजोन का, तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। ओजोन का क्या होता है, O3, ओजोन का क्या होता है, O3, तो O3, ओजोन का O3, तो O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है कितना, 8, तो 8 दूना 16, तो 16, 16 गुना 3, तो 16, बोलिए 16 48। और H2SO4 में बताइए इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो क्या आणविक द्रव्यमान में कुछ नहीं है। सबसे पहले इसका परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन के 1 होता है, तो 1 के 2 से गुना कीजिए, ठीक है, तो 1 दूना 2 से 1, फिर क्या होता है प्लस सल्फर, तो सल्फर का होता है 16, तो 16 हो गया, तो 16 का 2 गुना कर दिए, तो 16 दूना 32। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 का 2 गुना कीजिए, 8 दूनी 16, और 16 का फिर 4 गो है, तो 16 चौका 64, जोड़ दीजिए, 6 2 8, 4 2 6, 6 2 8, 8 हो गया, फिर यहाँ 6 3 9 9 9 9 98, 98 म्यू 98 यह है। अब समझ में, यानी कि आणविक द्रव्यमान जब भी पूछेगा तो सबसे पहले जो लिखा रहेगा, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, तो 20 का पहले आप 2 गुना कीजिए, तो 20 दूना 40, 40 आ गया, ये लीजिए 40 आ गया। फिर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका भी 2 गुना कीजिए, तो 8 दूना 16, और दोनों के जोड़ दीजिए, यही आणविक द्रव्यमान होता है 56। यदि मान लीजिए ऑक्सीजन में 2 लिखल रहता है यहाँ पर, तो 2 लिखल है, तो इसका मतलब 16 को 2, तो 16 गुना 2 यानी 32, जोड़ के 2 लिखल रहता है 2 बार गुना, 3 लिखल रहता है 3 बार गुना, 4 लिखल रहता है 4 बार गुना, ठीक है। तो आज जो है हम यहीं पे अपना मतलब कि क्लास को आज संपन्न करेंगे दोस्त, और फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।